एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अपना टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर था वो बिगिन किया था, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग टाइप से पढ़ लिया था कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो हमने उसमें कौन कौन से कंप्लीट कर लिए, इनकॉर्पोरेशन कर लिया हमने, लायबिलिटी कर लिया और मेंबरशिप कर लिया। आज हमें उसका नेक्स्ट पॉइंट करना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब देखो, कंट्रोल के बेसिस पे जो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज है वो तीन टाइप से है। एक अपने पास में कौन सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी। एक अपने पास में कौन सी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। और एक हम इसमें और पढ़ेंगे कौन सी, एसोसिएट कंपनी, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम जो है वो इस पे बात करने वाले हैं स्टार्टिंग की जो दो कंपनीज हमने ली हैं, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, नॉर्मली हम हर टाइप की कंपनी को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें होल्डिंग और सब्सिडरी को साथ में पढ़ना होगा, क्योंकि होल्डिंग के बिना सब्सिडरी नहीं हो सकती, सब्सिडरी के बिना होल्डिंग नहीं हो सकती। बेसिकली ये जो दो कंपनीज है ना, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लो कोई रिलेशन है, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है। अब एक बात बताओ, अगर किसी की वाइफ ही नहीं होगी तो क्या वो पर्सन हस्बैंड हो सकता है? नहीं हो सकता। ब्रदर सिस्टर है, तो अगर किसी की कोई सिस्टर या सिबलिंग ही नहीं होगा तो क्या वो पर्सन ब्रदर बन सकता है? नहीं। तो दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये दोनों कंपनीज जो होंगी ये दोनों का होना जरूरी है। तो सब्सिडरी का होने के लिए होल्डिंग का होना इंपॉर्टेंट है एंड वाइस वर्सा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होता है, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मान लो अपने पास दो कंपनीज हैं। एक कंपनी कौन सी है अपने पास में, ए लिमिटेड, और एक कंपनी अपने पास में कौन सी है, बी लिमिटेड, ठीक है। अब जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, जो कंट्रोल कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। और जो कंपनी कंट्रोल हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। तो अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो वो होल्डिंग है, और जो कंपनी कंट्रोल हो रही है वो कौन सी है, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो कंट्रोल के बेसिस पे हमने बनाया होल्डिंग सब्सिडरी। नाउ व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल कैसे हम डिसाइड करेंगे कि भाई आपका कंट्रोल कैसे है सामने वाले पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पे कंट्रोल डिसाइड करने के लिए दो कंडीशंस हैं, ठीक है। अब देखो, दो कंडीशंस क्या है, या तो ये पूरी हो जाए या फिर ये पूरी हो जाए, दोनों के बीच में क्या है, और है। यानी कंट्रोल के लिए या तो फर्स्ट कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। इसका मतलब सुनो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। अगर हम ये बोलते हैं कि ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग है बी लिमिटेड की, तो ए का कंट्रोल कैसे होना चाहिए, देखो, ए का कंट्रोल या तो कैसे होना चाहिए कि उसने जो दूसरी वाली कंपनी है दैट इज सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड, उसमें कम से कम कितना होल्डिंग कर रखा हो, कम से कम उसने मोर देन हाफ, इसका मतलब 50% से ज्यादा का वोटिंग पावर ले रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो अपनी बी लिमिटेड है, यहां पे एक सेकेंड देखो, जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल मान लो जो अपनी बी लिमिटेड है, यहाँ पे बी लिमिटेड का जो टोटल कैपिटल है वो लेट्स से 10 करोड़ है, ठीक है। कितना कैपिटल है, 10 करोड़ है। और जो ए लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड में कितने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, मान लेते हैं इसने जो बी लिमिटेड में शेयर्स परचेज कर रखे हैं वो परचेज कर रखे हैं लेट्स से 8 करोड़ के। कितने के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, 8 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो परचेज कर रखे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ए लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 80% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो क्या 80% मोर देन हाफ है, ऑब्वियस सी बात है। मोर देन हाफ का मतलब क्या होता है, 50% से ज्यादा। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि ए लिमिटेड कौन सी कंपनी हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी, और बी लिमिटेड कौन सी कंपनी हो जाएगी, सब्सिडरी। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा का कैपिटल, और कैपिटल भी कौन सा वाला, वोटिंग राइट्स वाला। देखो, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल वोटिंग पावर, और ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल वोटिंग पावर देखना है, यानी कि कंट्रोल आप तभी तो एक्सरसाइज कर पाओगे जब आपको सामने वाले के कौन से वाले शेयर्स मिल रहे हैं, वो वाले शेयर्स मिल रहे हैं जिसपे वोटिंग राइट्स भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे अपना इक्विटी शेयर कैपिटल होता है उसमें हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास में 80% के वोटिंग राइट्स है, मतलब मोर देन 50% के वोटिंग राइट्स अगर आपके पास में है, यानी आपके पास ऐसा कैपिटल है जिस कैपिटल के चलते आपको वोटिंग मिल रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इक्विटी कैपिटल, तो ऐसी वाली चीज को ही हमें यहाँ पे देखना है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, either on its own or together with one or more subsidiary company। इसका मतलब जो ये ए लिमिटेड है ना, ए लिमिटेड ये अपने खुद के लेवल पे भी बी लिमिटेड में 50% से ज्यादा का वोटिंग राइट ले सकती है, या फिर ये अकेले नहीं लेना चाहती है तो कैसे ले सकती है, तो ये क्या काम कर सकती है, ये अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर भी जो है किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% का वोटिंग राइट ले सकती है। अब मैम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोल दिया, इसीलिए अभी हम आगे वाले सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। अपने पास एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कितने परसेंट का वोटिंग राइट ले रखा है, 60%। क्या ये मोर देन 50 हो गया? यस। तो क्या हम कह सकते हैं ए लिमिटेड होल्डिंग हो गई और बी लिमिटेड सब्सिडरी हो गई? एब्सोल्युटली डन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोला है, अपने पास में एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, अपने पास कौन सी कंपनी है, ए लिमिटेड। उसके बाद में ए लिमिटेड ने क्या कर रखा है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कितने परसेंट का वोटिंग राइट, वोटिंग शेयर ले रखा है, 70% का। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई और बी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई? बिल्कुल हो गई। ठीक है, अब सुनना आगे, अब जो अपनी दूसरी वाली कंपनी है बी लिमिटेड, इस बी लिमिटेड ने किसी तीसरी कंपनी में सी लिमिटेड में कितना वोटिंग शेयर ले रखा है, मतलब बी ने भी सी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितने का वोटिंग राइट ले रखा है, 65% वोटिंग शेयर। तो क्या बी और सी भी होल्डिंग सब्सिडरी है? क्या बी और सी भी होल्डिंग सब्सिडरी हैं? बिल्कुल है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, चलो ये तो हमें समझ में आ गया, ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी है, बी और सी में बी होल्डिंग और सी सब्सिडरी है, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो है वो भी सी लिमिटेड के लिए होल्डिंग कंपनी है? बिल्कुल है। जो ए लिमिटेड है उसको हम कह सकते हैं हाँ ये अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है सी की। तुम खुद देखो ना, ए कंट्रोल कर रहा है बी को, बी कंट्रोल कर रहा है सी को, तो जैसा ए बोलेगा बी वैसा करेगा, ठीक है, और जैसा बी बोलेगा सी वैसा करेगा, तो अल्टीमेटली चल किसकी रही है, ए की चल रही है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड के लिए भी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हो गई। जैसे अपने घर पे पापा होते हैं, अब पापा कुछ चीज जो होते हैं वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोल पाते, तो वो किसको बोलते हैं, मम्मी को, और मम्मी तुम्हें बोलती है, मम्मी बोलती है अपने सन या अपने डॉटर को। तो अल्टीमेटली पापा का भी तो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है ना, चाहे वो कोई चीज डायरेक्टली, जैसे तुम्हें मान लो गोवा जाना है, तुमने पापा से नहीं पूछा, तुमने मम्मी से पूछा, मम्मी ने पापा से पूछा, पापा ने मम्मी को बोला इसको मना कर दे जाके, ये नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या तुम जा सकते हो? नहीं, क्योंकि पापा का तुम्हारे ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल है, तो वो डायरेक्टली तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली वो मना हो गया। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है। चलो अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो एग्जाम्पल 3 जो है, सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ा, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 60%। तो क्या हम कह सकते हैं ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग है और बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है? ये तो अभी हमने पढ़ा मैम, वही सेम चीज है। एब्सोल्युटली। नाउ बी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सी लिमिटेड में, कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 70% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि बी लिमिटेड होल्डिंग हो गई और सी लिमिटेड अपनी सब्सिडरी कंपनी हो गई? ठीक है। अच्छा, अब सी भी तो आगे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब मान लो सी ने, अब ये रुक जाओ एक बार, मैंने आप इसको क्रॉस कर रखा है बट एक बार के लिए रुक जाओ। देखो क्या है, सी ने आगे इन्वेस्टमेंट किसमें किया, डी में, कितना कर दिया, 80%, तो अभी उसकी सब्सिडरी हो गई। डी ने आगे किसमें कर दिया, ई में कर दिया, कितना कर दिया, 75, तो ये उसकी हो गई। हो सकता है ई आगे किसमें कर दे, एफ में, मान लो कि कितना कर दिया, 85 कर दिया, फिर एफ जी में, जी एच में, ऐसे करके जेड तक पहुंच गए। तो अब तुम मुझे बताओ कि जो जेड वाली कंपनी है उसके लिए अल्टीमेट होल्डिंग
अपन देखते जाएंगे। तो पहले Z के पहले कौन आया, Y आया, फिर Y के पहले कौन आया, X आया, ऐसे उल्टा चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब यहाँ तो क्या है, उल्टी ABCD कर ली हमने, तो ढूंढना इजी है। लेकिन रियलिटी में तुम सोचो इस तरीके से, अगर तुमसे पहले 25 कंपनीज और बैठी हैं, तो अब तुम 25 कंपनीज पहले जाके ढूंढो कि भाई कौन सी कंपनी हमारी अल्टीमेट होल्डिंग है। तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत लंबी चेन बन गई, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया, लेयर्स पे लेयर्स बन गई, लेयर्स पे लेयर्स बन गई, है ना। तो अब अगर Z लिमिटेड में फ्रॉड हो गया, Z में अगर फ्रॉड हो गया, तो अब Z तो क्या बोलेगी, मुझे क्या पता, मेरी होल्डिंग को पकड़ो जाके, उसने फ्रॉड करवाया है। अब हम Y को पकड़ेंगे, Y बोलेगा मुझे क्या पता, मेरी होल्डिंग को ढूंढो, फिर X बोलेगा मेरी होल्डिंग को ढूंढो। तो ऐसे करके बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें हो जाएंगी, और अल्टीमेटली जो होल्डिंग कंपनी है जो फ्रॉड करवा रही है, उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो अपनी इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 है, वो ये बोलती है कि भाई हमें इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमें ये लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स नहीं चाहिए। हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कितनी लेयर्स अलाउ करेंगे, 2 लेयर्स। हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स अलाउ करेंगे। मतलब ए ने बी में किया, ये कौन सी लेयर हो गई, ये हो गई पहली लेयर, ठीक है, फर्स्ट लेयर हो गई। ए ने बी में किया, मतलब ए ने बी को अपने सब्सिडरी बनाया, पहली लेयर। बी ने सी को अपने सब्सिडरी बनाया, सेकेंड लेयर। रुक जाओ बस। अब जो सी है ना, सी अगर डी में इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये थर्ड लेयर हो जाएगी, नहीं, हम 2 के बाद लेयर्स अलाउ नहीं करेंगे। तो ये डी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और जो डी है वो आगे ई में वैसे ही नहीं कर सकती। इसका मतलब 2 तक लेयर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैम, जो सी है, सी आगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएगी। इन्वेस्टमेंट करना है करो, हमें लेयर से प्रॉब्लम है। लेयर्स का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी। तो सी आगे किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी नहीं बना सकती। सब्सिडरी कब बनेगी, जब मोर देन 50% होगा। अगर 50% से कम है, मान लो 5%, 2%, 3%, ठीक है, 20%, तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लेयर से प्रॉब्लम है, मतलब सब्सिडरी नहीं बनानी है, ठीक है। तो इसीलिए 2 लेयर्स तक आके तुम रुक जाओ। अब ये जो 2 लेयर्स वाली चीज है, ये सारा जो कंसेप्ट है वो इन डिटेल तो हम पढ़ते हैं फाइनल में, सीएमए फाइनल में आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, लेयर्स के बारे में बता रखा है कि मैक्सिमम कुछ लेयर्स प्रेस्क्राइब कर रखी है कंपनीज एक्ट ने। इसीलिए मैंने आपको बता दिया 2 लेयर्स प्रेस्क्राइब कर रखी है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अच्छा, ए लिमिटेड है अपने पास में। ए लिमिटेड ने किस में इन्वेस्टमेंट किया, बी में। सिंपल सी चीज है, कितना इन्वेस्टमेंट किया, 70% वोटिंग शेयर, वोटिंग राइट्स। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अपनी ए लिमिटेड है वो तो कौन सी कंपनी हो गई, होल्डिंग, और जो बी लिमिटेड है वो कौन सी कंपनी हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। एब्सोल्युटली सब्सिडरी कंपनी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब सुनना क्या हुआ, ए लिमिटेड ने बी में तो इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसको तो आप मान लो स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप 2 सुनो क्या है। स्टेप 2 में ए लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसमें इन्वेस्टमेंट किया कितने का, 40% का, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या ए और एक्स होल्डिंग सब्सिडरी हुई, नहीं मैम अभी तो कैसे हुई, क्योंकि 50% से कम है, 40% है, तो अभी तो ए और एक्स होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हुई। चलो, अब जो बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड, उसने भी एक्स लिमिटेड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 20% का। तो मैम क्या बी और एक्स होल्डिंग सब्सिडरी हुई, नहीं, वो भी नहीं हुई। अब मेरा आपसे यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन है कि ए ने 40 किया और बी ने 20 किया, ठीक है, तो क्या ए लिमिटेड और एक्स लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है। अब आपके माइंड में क्या हो रहा होगा, कैसे ही है, हमें तो साफ साफ दिख रहा है 40% का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये भी नहीं है। बी और एक्स में भी 20% का इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी नहीं है। लेकिन अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे यहाँ पे कि जो होल्डिंग कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट खुद से भी कर सकती है, आइदर ऑन इट्स ओन या फिर टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इसका मतलब इस केस में ध्यान से देखो, ए लिमिटेड का खुद का इन्वेस्टमेंट तो कितना है, 40%, ठीक है, लेकिन ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी लिमिटेड, उसका इन्वेस्टमेंट है 20। तो हम यहाँ पर होल्डिंग और सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे, मतलब हम यहाँ पे 40 और 20 प्लस कर देंगे, यानी ए लिमिटेड खुद से इन्वेस्टमेंट कर रही है 40 और सब्सिडरी के साथ मिलकर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइंड होकर कितने हो गए, 60 हो गए ना। यानी सिंपल लैंग्वेज में होल्डिंग का खुद का भी इन्वेस्टमेंट देख लो और उसको प्लस कर दो सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट के साथ।
दोनों का इन्वेस्टमेंट मिलाकर भी अगर 50% से ज्यादा होता है तो जो थर्ड वाली कंपनी है वो आपकी क्या हो जाएगी, सब्सिडरी। ठीक है, तो ये सब केसेस हैं जो कि बन सकते हैं, है ना। चलो अब एक लास्ट एग्जाम्पल देख लो। इसमें लास्ट एग्जाम्पल क्या है अपने पास में, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। ठीक है, ये नॉर्मल कंपनीज है, ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, ध्यान से देख लो। ऊपर तो क्या था, ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी थे बिकॉज ए का इन्वेस्टमेंट था 70% का, बट एग्जाम्पल 5 में ए और बी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ए ने इन्वेस्टमेंट किया है वाई में कितना परसेंट, 30%, और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है वाई में 40%। अब मेरा क्वेश्चन है, ए और वाई होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ मैम बिल्कुल है, 30 और 40 को प्लस कर दो। क्या मुझे यहाँ पे 30 और 40 को प्लस करना है? नहीं करना है। 30 और 40 यहाँ पे प्लस नहीं होंगे। प्लस कब होते हैं? जब ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी होती। ए और बी अभी यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे हम 30 और 40 को प्लस करेंगे? नो। ए अलग कंपनी है, बी अलग कंपनी है, क्या तुम ऐसे रैंडम किसी भी कंपनी का प्लस करके थोड़ी देख लोगे? ऐसे तो हर कंपनी का ही हम प्लस करके निकाल लेंगे तो वो तो हमेशा सब्सिडरी बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे 30 और 40 को प्लस नहीं करना है, क्योंकि ए और बी का आपस में कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं है। तो ए और वाई भी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये सारा तो अपना हो गया। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है, पता है ना, यानी हमने पढ़ा था कि अगर एक कंपनी होल्डिंग है और दूसरी सब्सिडरी है तो उसका कंट्रोल होना जरूरी है, तभी वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आएगा। तो कंट्रोल होने के लिए मैंने आपको कहा था 2 कंडीशन चाहिए, तो अभी तक हमने पहली कंडीशन पढ़ी है। कंट्रोल कैसे आएगा? अगर आप दूसरी कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग शेयर ले लेते हो, ठीक है, ऐसा कैपिटल ले लेते हो जिसमें आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं उस केस में कि अगर आपका दूसरी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर है तो आप होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। तो एक तो ये तरीका था वोटिंग राइट्स लेने का, वोटिंग पावर लेने का, बट इसके अलावा भी कुछ और तरीका भी तो हो सकता है। ऐसी भी तो कंपनीज हो सकती है मैम जहां पे शेयर कैपिटल है ही नहीं, ठीक है, या हमें कैपिटल लेके हमें होल्डिंग नहीं बनना, तो कोई और तरीका भी तो हो सकता है। बिल्कुल कोई और तरीका भी हो सकता है, जो तो अपना सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है होल्डिंग कंपनी बनने का? आप उस दूसरी कंपनी में क्या कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर लो। इसका मतलब अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग बनना चाहती है तो ए लिमिटेड को क्या करना होगा, बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन अपने हाथ में लेना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर। यानी ए लिमिटेड मान लो कोई एग्रीमेंट कर लिया उसने बी लिमिटेड के साथ में, और उसने अपने हाथ में ये पावर ले ली। क्या पावर ले ली? कि भाई ए लिमिटेड बी को बोल रही है कि मेरे पास ये पावर है, इस एग्रीमेंट में हम कर लेते हैं कि मेरे पास ये पावर है कि बी लिमिटेड मैं तुम्हारे या तो सारे के सारे या फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, यानी मैं तुम्हारे डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन अपने कंट्रोल में ले लेता हूं। अब अल्टीमेटली काम डायरेक्टर्स करते हैं, तो डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या रिमूवल की पावर आपके पास आ गई, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास उस कंपनी का कंट्रोल आ गया, क्योंकि डायरेक्टर्स तो आपके कहने पे ही काम करेंगे। आपके पास पावर है उन डायरेक्टर्स को रखने की या अपॉइंट करने की या रिमूव करने की। तो ये भी एक तरीका है कंट्रोल अक्वायर करने का। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ शेयर कैपिटल वोटिंग पावर लेकर ही करें, हम नॉर्मली एग्रीमेंट करके भी ऐसा कर सकते हैं कि हम सामने वाली कंपनी के जो कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी है उसको कंट्रोल कर ले। इसका मतलब हम पावर ले लें टू अपॉइंट ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और टू रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये अपना कंट्रोल है। या तो ए तरीके से कंट्रोल ले लो या बी तरीके से कंट्रोल ले लो, दोनों में से कोई सा भी काम कर लिया तो जो कंपनी कंट्रोल कर रही है दैट विल बी होल्डिंग, एंड जो कंपनी कंट्रोल हो रही है दैट विल बी सब्सिडरी। ठीक है, चलो तो ये अपना यहाँ पे केस हो गया। अब ये तो हमने पूरा जो है वो डायग्राम से समझ लिया। अब यहाँ पे आपको जो है इसकी डेफिनेशन गिवन है, जो कि आप होमवर्क में अपने लेवल पे रीड करोगे। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 46, इसको आप अपने लेवल पे रीड करोगे। सब्सिडरी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 87, इसको आप अपने लेवल पे रीड करोगे। ठीक है, जो मैंने ऊपर समझाया है बस वही डेफिनेशन के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दे रखा है।
अब इसके बाद में आ जाते हैं हम, पहले आप नोट नंबर 2 पढ़ो। अभी अभी हमने ऊपर बात की थी कि मैक्सिमम कितनी लेयर्स हो सकती हैं, 2 लेयर्स, वही लिखा हुआ है, होल्डिंग कंपनी शेल नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। मैक्सिमम 2 लेयर्स हो सकती हैं, दैट्स इट। चलो अब एक चीज सुनना ध्यान से, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाले सेक्शन के लिए एक चीज बोली है, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये हमेशा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन में होगा कि कंपनी के डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट भी आएगा। अब ये क्या तरीका है, ये क्या समझा दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हमें अगेन एक एग्जाम्पल लेना होगा और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, देखो हम ये तो जानते हैं कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, कंपनी क्या है बेसिकली कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कौन सी एक्ट में बनी हुई है, कंपनीज एक्ट में बनी हुई है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनी की, तो या तो कौन सी वाली कंपनीज एक्ट, 2013 वाली कंपनीज एक्ट, या फिर कौन सी वाली कंपनीज एक्ट, प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ये सब कुछ हमने पढ़ा है कंपनी के डेफिनेशन में। नाउ व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, बॉडी कॉर्पोरेट में भी सारे सेम टू सेम फीचर्स होते हैं जो कंपनी के होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सीयू एंड बी सीयूड होता है, बाकी सारी चीजें जो होती है वो कंपनी वाली ही होती है ना, मेंबर्स अलग हैं और जो मतलब कंपनी है, कॉर्पोरेट है, वो अलग रहेगी। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी भी अपनी खुद की एक्ट होती है, ठीक है, लेकिन वो एक्ट जो है वो कोई से भी एक्ट हो सकती है। वो एक्ट कंपनीज एक्ट नहीं है, वो एक्ट कंपनीज एक्ट नहीं है, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की कोई सी भी एक्ट है। जैसे हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, उसकी अपनी खुद की एक्ट है। कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का मतलब जैसे मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो जापान में बनी है, कोई कंपनी है जो जापान में बनी है, तो क्या जापान में बनी है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा क्या? क्यों भाई, जापान में कंपनीज एक्ट है वो अप्लाई होगा। कोई कंपनी अमेरिका में बनी है तो वहां का कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। तो जो भी कंपनी बाहर बनी हुई है, फॉरेन में बनी हुई है, तो ये सारे फीचर्स तो उसमें भी होंगे जो नॉर्मल कंपनी में होते हैं, पर उसकी एक्ट ये वाली कंपनीज एक्ट थोड़ी होगी। तो बस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में डिफरेंस क्या है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है एक्ट का, जिसकी अपनी खुद की एक्ट है, ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट नहीं है, जिसकी अपनी खुद की कोई दूसरी एक्ट है, वो किसी दूसरी एक्ट के चलते बनी है। तो वो जो कोई दूसरी एक्ट के चलते बनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, उसे हम कंपनी नहीं बोल सकते। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म हो गया, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी तो आ जाएगी ना, मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जिसकी खुद की अपनी एक पर्सनल एक्ट है, ठीक है, या जो कोई अपनी, या जो कोई किसी एक्ट में बनी है, तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि जो अपनी कंपनी है वो भी तो कंपनीज एक्ट में बनी है, तो कंपनी की भी तो अपनी खुद की एक्ट है, तो कंपनी भी तो इसमें इंक्लूड हो सकती है, एलएलपी के साथ, फॉरेन कंपनी के साथ, अपनी इंडिया वाली कंपनी भी तो आ सकती है, बिल्कुल। तो मैं यही कह रही हूं कि बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है और कंपनी एक नैरो टर्म है, कंपनी एक नैरो टर्म है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में वो सारी सेपरेट लीगल एंटिटीज आएंगी जो कि सारे फीचर्स तो वही कंपनी वाले हैं, बट उनकी अपनी खुद की कोई सी एक्ट है या वो किसी एक्ट के चलते बनी हुई है। लेकिन कंपनी सिर्फ हम उसे बोलेंगे जो कंपनीज एक्ट में बनी है, कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो नॉर्मली या जनरली, कुछ भी कह लो, जनरली क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी होता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स इंक्लूड कंपनी। ये हमें समझ में आ गया क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है। लेकिन इस केस में उल्टा लिखा हुआ है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग सब्सिडरी के सेक्शन के लिए कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, उल्टा कर दिया, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब जो है उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा अगेन, तो आपको क्लियर होगा। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो अपनी एक कंपनी थी ए लिमिटेड, अपनी एक कंपनी थी ए लिमिटेड, ठीक है, और मान लो एक दूसरी कंपनी है BINC, ठीक है, ये मान लो किसी फॉरेन की कंपनी है, ये फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ठीक है, ये फॉरेन की कंपनी है, जापान की मान लो, जर्मनी की मान लो, किसी भी बाहर की कंपनी मान लो, ठीक है इसको।
तो अब इस केस में, और ये वाली कौन सी है, इंडिया वाली, तो अब ये इंडिया वाली है तो ये कौन से कंपनीज एक्ट में बनी हुई है, इंडिया वाले कंपनीज एक्ट में, तो ये तो अपनी कंपनी हो गई ना। लेकिन मुझे बताओ कि जो ये BINC है, क्या ये इंडियन कंपनीज एक्ट में बनी हुई होगी? नो। ये कहाँ बनी होगी? जिस भी कंट्री की ये है ये उसमें बनी हुई होगी। तो ये फॉरेन वाली है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये फॉरेन का जो भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है उसके अंडर बनी हुई होगी। तो क्या मैं बी को कंपनी बोलूं या मुझे इसको कायदे से बॉडी कॉर्पोरेट बोलना चाहिए? मुझे इसको क्या बोलना चाहिए? मुझे इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलना चाहिए। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब इस केस में अगर ए लिमिटेड जो कि इंडिया की है और जो BINC जो कि बाहर की कंपनी है, ए ने बी में लेट्स से 80% वोटिंग शेयर ले रखे, ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस केस में क्या मैं कह सकती हूँ कि जो ए है वो होल्डिंग कंपनी बन गई और जो बी है वो क्या बन गई, सब्सिडरी। तो अब ये सब्सिडरी कंपनी ही तो बोलते हैं हम, लेकिन मुझे लिखना क्या चाहिए, सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट लिखना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली ये कंपनी तो है ही नहीं, एक्चुअली तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तो मुझे लिखना भी क्या चाहिए था, सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन इस केस में हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, कंपनी ही तो लिखते हैं, सब्सिडरी कंपनी ही लिखते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोल दिया कि भले ही मैं यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी लिख रही हूँ, तो ये बोल रहा है कि जो सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी में हम कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं, उसमें हम बोल तो कंपनी रहे हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो भी आ सकती है, उसको भी हम कंपनी बोल रहे हैं, उसको भी हम कंपनी बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी लिख रही हूँ जबकि एक्चुअली ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जो मैंने कंपनी वर्ड लिखा, इस कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूडेड है, तो मैं सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट ना लिखकर क्या लिख दूंगी, सब्सिडरी कंपनी लिख दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा होता, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए वाली जो कंपनी है वो मान लो यूएस की होती और बी वाली इंडिया की होती, और अब ए ने बी में 90% वोटिंग शेयर लिए होते, तो बी तो क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी, और ए को हम क्या बोल देते, होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी बोलते। लिखने को तो हम क्या ही बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी बोलेंगे ना, लेकिन है वो एक्चुअली बॉडी कॉर्पोरेट, इसीलिए बोला है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इस सेक्शन के लिए, होल्डिंग सब्सिडरी वाले सेक्शन के लिए कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट आएगा। नॉर्मली जनरली क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, तो आप ये वाली लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हो। जनरली बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी आती है, बट इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये अपना पूरा हो गया होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना थर्ड टाइप ऑफ कंपनी है। थर्ड टाइप ऑफ कंपनी अपनी कौन सी है, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 6, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या बोला, एसोसिएट कंपनी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अपने पास में एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और अपने पास में दूसरी कंपनी है, ए मत लो इसको, मान लो एक कंपनी है अपने पास में एक्स लिमिटेड और अपने पास में एक दूसरी कंपनी है और उस दूसरी कंपनी का नाम ले लो आप पी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक्स लिमिटेड ने पी लिमिटेड में कितना इन्वेस्टमेंट किया होता, अगर एक्स ने पी में इन्वेस्टमेंट किया होता मान लो 60% का, तब तो ये कौन सी हो जाती, होल्डिंग सब्सिडरी। लेकिन मान लेते हैं एक्स ने जो पी में इन्वेस्टमेंट किया है वो 50% से कम का इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि 20% का इन्वेस्टमेंट किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है 25% का हो, 40% का हो, 45% का हो। तो क्या एक्स जो है उसका पी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उतना कंट्रोल नहीं है जितना होल्डिंग सब्सिडरी में होता है। ऑब्वियसली बात तो उससे कम है, लेकिन अच्छा खासा कंट्रोल तो है ही ना। अगर आप किसी कंपनी का 20%, 25%, 40, 45 इतना परसेंट अगर आपके पास में है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी चलेगी तो सही ना सामने वाली कंपनी पे, ठीक है। तो आपकी चलेगी, ठीक है, आपकी एक अच्छे लेवल पे चलेगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर, जैसे हमने होल्डिंग सब्सिडरी में तो कंट्रोल लिख दिया, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जिसका नाम क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब अगर एक्स का पी के ऊपर क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो हम कहेंगे कि जो पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड वो वाली जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी मानी जाएगी, एसोसिएट।
इसका मतलब यहाँ पे जो कंपनी कंट्रोल या जो कंपनी इन्फ्लुएंस कर रही है उसको आप पेरेंट कंपनी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 50% से ज्यादा वाला चीज नहीं है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यानी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो जो कंपनी कंट्रोल कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है, कंट्रोल मत बोलो, जो कंपनी इन्फ्लुएंस कर रही है उसे हम पेरेंट कंपनी बोल सकते हैं या इन्वेस्टर कंपनी बोल सकते हैं। लेकिन एसोसिएट कंपनी कौन सी होगी, ये वाली। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या जिस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया जा रहा है वो वाली कौन सी है, एसोसिएट। इसको एसोसिएट मत बोल देना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसोसिएट एक्स है कि एसोसिएट पी है। जो अपनी सब्सिडरी होती है ना, सब्सिडरी, उसमें कितना होता है 50 से ज्यादा तो वो सब्सिडरी है, अगर 50 से कम है तो वही वाली कंपनी एसोसिएट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज किया जा रहा है इन्फ्लुएंस, जो सेकेंड वाली कंपनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कितना होता, 20 होता, 25 होता, 30 होता, 40 होता, 45 होता, अभी तक ये कंपनी पी कौन सी रहती है, एसोसिएट। जैसे ही मान लो ये 52 चला गया, जैसे ही 52 चला गया, मतलब 45 तक तो पी कौन सी थी, एसोसिएट। जैसे ही मान लो एक्स ने थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करके 52 तक पहुंचा दिया, अब ये एसोसिएट हटके क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। मतलब एक लेवल तक आप एसोसिएट रहोगे, 50 से कम, जैसे ही ज्यादा आ जाएगा आप क्या हो जाओगे, सब्सिडरी। समझ आई बात। चलो, अब जैसे वहां पे हमने दो बातें पढ़ी थी कि एक तो वोटिंग शेयर, वोटिंग कैपिटल, और एक दूसरा वाला होता है जहां पे बिना वोटिंग कैपिटल के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो कंट्रोल। यहाँ पे भी दो ही चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें कौन सी है, पहला तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 50 से कम, बिकॉज 50 से ज्यादा होती तो आप सब्सिडरी हो, लेकिन कितना कम, क्या 1% चलेगा, क्या 2% चलेगा, नहीं, इतना कम भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 20% और मोर। अगर आपका किसी कंपनी में कितना वोटिंग शेयर है, कितना वोटिंग पावर आपके पास है, 20% या उससे ज्यादा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज 50 को एक्सीड करते ही तो आप सब्सिडरी बन जाओगे। तो कितना होना चाहिए, 20% या उससे ज्यादा, बट ऑब्वियसली बात है 50 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। या तो वोटिंग पावर, वोटिंग शेयर से ले लो। एक दूसरा तरीका भी आपके पास है, क्या दूसरा तरीका आपके पास है, कंट्रोल या पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस। यानी आप सामने वाले के जो है बिजनेस डिसीजंस, कि बिजनेस वो कैसे करेगा, क्या उसको मान लो प्रोडक्ट चालू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, अलग अलग जो बिजनेस डिसीजंस है वो आपकी कंपनी बता रही है सेकेंड वाली कंपनी को। तो अगर आप कुछ बता रहे हो और सेकेंड वाली कंपनी उसको मान रही है, तो वो जो सेकंड वाली कंपनी है वो कौन सी है, एसोसिएट। जैसे अपने घर पे भी होता है ना, मान लो आपके पापा है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पापा के बहुत ही ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जैसे है, आपने वो तो देखा ही होगा तारक मेहता, उसमें अपने पास कौन है, एक है अपने पास में जेठालाल और एक है उसका फ्रेंड तारक मेहता। अब अल्टीमेटली दोनों एक ही फैमिली के तो नहीं है, दोनों फ्रेंड्स है, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है किसके ऊपर, जेठालाल के ऊपर, तो वो किसको याद करता है, वो याद करता है तारक मेहता को। और तारक मेहता जो है वो क्या करता है, उसको कोई भी एडवाइस देता है तो क्या ये उसको मानता है, बिल्कुल मानता है, ठीक है। अब इसी केस में भी ऐसा हो रहा है कि जो ए कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी को अगर कुछ भी चीज बोल रही है और बी कंपनी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बी कंपनी बाउंड है मानने के लिए, ठीक है। मतलब बी को मानना ही पड़ेगा जो ए ने बोला है। जो भी बिजनेस के डिसीजंस हैं ए उसमें इन्वॉल्व हो रहा है ना, ए कंट्रोल कर रहा है या फिर पार्टिसिपेट भी कर रहा है, मतलब उसके बिना कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाएगा, उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो आइदर वो कंट्रोल कर रहा है या पार्टिसिपेट भी कर रहा है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर रहा है, तब भी हम कहेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने के लिए दो कंडीशन, या तो 20% या मोर का वोटिंग पावर, या फिर कंट्रोल, या फिर पार्टिसिपेशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है इन बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। तो जो जिस कंपनी में ये सब कुछ हो रहा है वो वाली कंपनी कौन सी हो जाएगी, एसोसिएट। लेकिन क्या वो सब्सिडरी कंपनी है, नहीं, सब्सिडरी कंपनी इसमें नहीं आएगी, बिकॉज वो तो हमने अलग से पढ़ लिया। और इसमें जॉइंट वेंचर भी आ सकता है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा जब दो लोग मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई एक काम करते हैं, तो उसमें जॉइंट वेंचर वाली चीज हो जाती है। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर भी आ सकता है कि आप जॉइंटली मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये
डेफिनेशन हो गई, इसको आप एक बार रीड कर लोगे, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज आप यहां से रीड अपने लेवल पे कर ही लोगे। सो विद दिस अपना जो फोर्थ वाला है, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये अपना हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट, अब लास्ट वाला टॉपिक एक बचा हुआ है जिसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। इसका मतलब अब जो बची कुची कंपनीज है उसको कहां पर डाल दिया इसने, अदर्स में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने पास में कौन सी कंपनी है, सबसे पहले अपने पास में है गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45, गवर्नमेंट कंपनी। अब पहले आप डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली कि अपनी गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखो क्या बोला, गवर्नमेंट कंपनी, नाम से समझ में आ रहा है वैसे तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का। ना कौन सी गवर्नमेंट, इट कैन आइदर बी सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, या दोनों का मिलाकर भी हो सकता है। तो ऐसी कंपनी जहां पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे आएगा, वही कैपिटल लेके, कितना कैपिटल, एटलीस्ट 51%। हर किसी के कीवर्ड्स आपको याद करने हैं, जैसे अभी हमने होल्डिंग सब्सिडी में क्या पढ़ा था, मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर, वो कीवर्ड है, ठीक है। उसको आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, एग्जाम में ये कीवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोर देन हाफ वोटिंग पावर, ये कीवर्ड है। कंट्रोल द कॉम्पोजिशन, ये कीवर्ड है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो अपना था वो कीवर्ड था, ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या बोला है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोला है ऐसी कंपनी जिसका नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, हो सकता है एक भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में हो या एक से ज्यादा, जैसे मान लो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, इन तीनों ने मिलाकर कंबाइंड 51% से ज्यादा ले रखा है अगर, तो वो भी आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पोर्शन सीजी के पास में है, जैसे मान लो 40% सीजी के पास में है, 20% एसजी के पास में है, तो वो भी काउंट होगा। इसका मतलब या तो सीजी अकेले या फिर एसजी एक या एक से ज्यादा, या सीजी और एसजी कंबाइंड। ये कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप कैपिटल। अगेन वही वोटिंग पावर वाली बात है, तो एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप कैपिटल अगर वो किसी कंपनी का होल्ड करते हैं तो वो वाली कंपनी कौन सी हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है तो वो कंपनी कौन सी हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। अब एक बहुत ध्यान से चीज सुनना, मान लो ए लिमिटेड हमने पढ़ लिया, कौन सी कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी। अब ए लिमिटेड भी तो आगे किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो मान लेते हैं ए लिमिटेड ने 50% से ज्यादा के वोटिंग शेयर्स खरीद लिए बी लिमिटेड के, ठीक है। मान लो 60% खरीद लिए किसके, बी लिमिटेड के, तो क्या हम ए को होल्डिंग कंपनी और बी को सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या जो बी लिमिटेड है वो गवर्नमेंट कंपनी भी होगी क्या। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सीजी एसजी या बोथ, ठीक है। लेकिन बी लिमिटेड में भी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल है क्या, इनडायरेक्टली है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ए को और ए कंट्रोल कर रही है बी को। अभी हमने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा तो यही तो पढ़ा, ए कर रही है बी को और बी कर रही है सी को, तो अल्टीमेटली ए सी को कंट्रोल कर ही रही है, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली वैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ए को और ए कंट्रोल कर रही है बी को, तो क्या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है बी को इनडायरेक्टली, बिल्कुल। जैसा ए बोलेगा बी को वैसा करना होगा, और ए क्या बोलता है बी को वो करने के लिए कौन बताएगा, गवर्नमेंट, बिकॉज ए को कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट। तो ये इनडायरेक्टली वाली सारी चीजें भी इसमें आ जाएगी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सब्सिडरी, देखो ये स्टेटमेंट पढ़ो, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड होगी इन द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी है उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट कंपनी अपने क्या होती है, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। चलो अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने आपको
एक चीज पढ़ाई थी, पर पहले उससे पहले हमें कुछ नोट है वो पढ़ना है, देन हम एक बार चलेंगे वापस से पब्लिक और प्राइवेट वाले टॉपिक पे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब हम सब्सिडरी और होल्डिंग पढ़ लेंगे तब हम वापस से आएंगे उस टॉपिक पे, ठीक है। बट पहले हम ये नोट पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट कंपनी का ही एक रिलेटेड नोट है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले बोला गवर्नमेंट कंपनी आर डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ऑब्वियसली बात है, हमने जो एकदम स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, हमने पढ़ा था उनकी एक अपनी पर्सनल सेपरेट एक्ट होती है जिसके अंडर वो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है। गवर्नमेंट कंपनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थोड़ी है। गवर्नमेंट कंपनी तो किसमें बनी हुई है? कंपनीज एक्ट में। गवर्नमेंट कंपनी हम पढ़ रहे हैं तो वो कंपनी तो है, वो उसकी अपनी कोई अलग से एक्ट थोड़ी है, ठीक है। जैसे हमने LIC पढ़ा था, तो LIC की अपनी खुद की एक्ट है, RBI की अपनी खुद की एक्ट है। वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। गवर्नमेंट कंपनी सिंपल कंपनीज एक्ट में बनी हुई है, बट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो ये डिफरेंट है। गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डिफरेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज को क्या आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज मान सकते हो क्या? एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी सेम होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट। गवर्नमेंट तो कौन हो गई? शेयर होल्डर हो गई ना। गवर्नमेंट तो कौन हो गई? शेयर होल्डर हो गई। गवर्नमेंट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, कंपनी हो गई। तो क्या शेयर होल्डर्स और कंपनी सेम होते हैं? नो। तो जब गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट कंपनी है वो दोनों अलग अलग हैं, तो क्या हम गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोल सकते हैं? नहीं, अलग अलग होंगे ना, बिकॉज कंपनी ही अलग है, तो वो कंपनी के एम्प्लॉयज है, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है, शेयर होल्डर्स के एम्प्लॉयज नहीं होते, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज है, दोनों अलग अलग है। अगेन सेम चीज बोलिए, गवर्नमेंट कंपनी कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, वो सब अलग अलग है। कंपनी का लीगल स्टेटस जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नो मैटर शेयर्स किसी ने भी परचेज करे, बिकॉज शेयर होल्डर अलग है। तो नो मैटर शेयर्स परचेज करे हैं प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ऑफ द स्टेट ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी अलग है, गवर्नमेंट शेयर होल्डर वो सब कुछ अलग है। और गवर्नमेंट कंपनी जो है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आइदर, मतलब जो अपनी गवर्नमेंट कंपनी है ना वो प्राइवेट कंपनी भी बन सकती है, मतलब वो एज अ प्राइवेट कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, एज अ पब्लिक कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। नॉर्मल कंपनी तो है, ठीक है, बस उसमें क्या हो जाएगा, 51% कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, बाकी वो आपकी नॉर्मल कंपनी जैसे ही है, पब्लिक या प्राइवेट वो दोनों बन सकती है। तो ये अपना पूरा हो गया नोट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब एक बार आप वापस से आ जाओ, जो हमने बात की थी पब्लिक एंड प्राइवेट। देखो, पब्लिक कंपनी के नीचे एक नोट लिखा हुआ था, मैंने आपको कहा था कि ये पेंडिंग है और अभी हम इस नोट को कवर करने वाले हैं, तो हम पेंडिंग हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो क्या है, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। बहुत ही सिंपल चीज अब आपको पता है। अब आपको पता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, तो अब सुनो ध्यान से। अपने पास में कंपनी है ए लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है, और अपने पास में दूसरी कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी कंपनी है। क्यों? बिकॉज ए ने 50% से ज्यादा का वोटिंग शेयर परचेज कर रखा है बी प्राइवेट लिमिटेड में। ए लिमिटेड पब्लिक है, बी लिमिटेड प्राइवेट है, बट अभी ए ने मान लेते हैं 60% का वोटिंग राइट परचेज किया, तो ए लिमिटेड होल्डिंग हो गई, बी लिमिटेड सब्सिडरी हो गई। अब दिखने में, मतलब अगर हम एक्चुअली चेक करेंगे, आर्टिकल्स को चेक करेंगे, तो बी प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन लेकिन क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी है, तो हम मान लेंगे कि वो भी एक पब्लिक कंपनी है, डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगी। डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? मान लेंगे, मान लिया जाएगा। तुम हो या तुम नहीं हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। हम तो तुम्हें क्या मान लेंगे, तुम एक पब्लिक कंपनी हो, डीम्ड पब्लिक कंपनी हो, मान लिया जाएगा तुम एक पब्लिक कंपनी हो क्योंकि तुम्हारी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो तुम्हें जो कंट्रोल कर रहा है जैसा वो है तुम भी वैसे ही हो। ऐसे होता ही है ना, नॉर्मली हम बात करते हैं, जैसे मान लो किसी का जो बच्चा होता है वो बहुत ही बेकार होता है या बिगड़ा हुआ होता है, तो उसके पेरेंट्स पे आता है कि इसके पेरेंट्स उसको यही सिखाते हैं या ऐसे ही हैं इसके पेरेंट्स भी, ठीक है, तो उस पे आते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या बोल दिया कि तुम जो है हम तुम्हें कैसा मान लेंगे, पेरेंट के जैसा। तो पेरेंट यहाँ पे कौन सी कंपनी है? पेरेंट यहाँ पे पब्लिक कंपनी है, तो तुम भले ही प्राइवेट हो बट हम क्या मान लेंगे, एक्ट के पर्पज से पब्लिक, ठीक है, उस अकॉर्डिंग कंप्लायंस वगैरह लगेगी पब्लिक के अकॉर्डिंग। चलो अब हम वापस से आ जाते हैं कहां पे,
अपने नेक्स्ट टाइप पे। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी अपना हो गया। अब गवर्नमेंट कंपनी के बाद में जो अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है बहुत ही सिंपल है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जो है उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 42। अब देखो जो अपनी फॉरेन कंपनी होती है बहुत ही सिंपल सी चीज है। फॉरेन कंपनी का क्या मतलब है कि वो कहाँ बनी हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया के बाहर बनी होगी तब तो वो फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी में दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली चीज, इनकॉर्पोरेट तो कहां पर हुई है, आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब यहां पे क्या इतनी सी कंडीशन मान के हम बोल दे कि वो फॉरेन कंपनी है, नहीं। इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। एग्जाम्पल सुनो, एक एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास में कोई एक कंपनी होती जो कि मान लो इनकॉर्पोरेट तो कहां पर हुई है, यूएस में। इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई है, यूएस में। और वो बिजनेस कहां पर कर रही है, बिजनेस भी वो कर रही है यूएस में। ठीक है, तो क्या तुम उसके ऊपर घुस के जाके ये बोलोगे कि भाई रुक जा, तुझे कंपनीज एक्ट मानना पड़ेगा क्योंकि तो फॉरेन कंपनी है। तो यहाँ पे इस केस में मुझे बताओ कि अगर वो यूएस की कंपनी है और वो यूएस में ही बिजनेस कर रही है तो उनके जो भी है वो खुद देखेंगे। हमें हमारी कंपनीज एक्ट को वहां पे इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है, इंडिया को वहां पे जाके इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। पर हमें जब इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, अगर उसका बिजनेस इंडिया में होता। मतलब अगर वो बनी तो कहां पर होती, इंडिया के बाहर, पर अगर उसका बिजनेस कहां पर होता, इंडिया में होता, तब तब हम उसको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। क्योंकि बनी बाहर है, काम भी बाहर कर रही है, तो तुम जो भी करो करो, हमें क्या मतलब है। हमें तुमसे कब मतलब होगा, जब तुम हमारे साथ बिजनेस करोगे। मतलब तुम बने, मान लो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हुई है यूएस में, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, बिजनेस वो कहां पर आकर कर रही है, इंडिया में। तब ये वाली कंपनी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। और तब हम उसको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस लगा के गवर्न करेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन क्या हुई, इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, जैसे मान लो एग्जांपल इनकॉर्पोरेट हुई है जापान में, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कैसे भी हो सकता है, यानी कि फिजिकली भी हो सकता है वो इंडिया में आके अपना प्रॉपर ऑफिस वगैरह जो है वो स्टैब्लिश करे, प्रॉपर उसके स्टोर्स हो, फिजिकल स्टोर्स हो, या इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती है। ऑनलाइन मार्केट्स आपने देखा ही आजकल, ई कॉमर्स कितना है, सब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब वो कंपनी खुद आकर काम करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी इंडिया में अपना कोई एजेंट, मतलब इंडिया का ही किसी कंपनी या इंडिया में ही कोई है जिसको वो कंपनी अपने लिए एजेंट बनाकर उससे काम करवा ले। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हो सकता है। तो कैसे भी आ सकता है, डिटेल में हम इसको पढ़ते रेगुलर क्लास में, आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ, बट ठीक है यहाँ पे मैं जल्दी पढ़ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कैसे भी बन सकता है बिजनेस इंडिया में, फिजिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली थ्रू एजेंट भी हो सकता है, या अदरवाइज किसी भी तरीके से आपका बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। तो दो कंडीशन, इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, ये डेफिनेशन है प्रॉपर, इसको आप अपने लेवल पे रीड कर लोगे। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल का लैंग्वेज है नीचे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रीड करने में। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, एंड इंपॉर्टेंट है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक पूरी होने से काम नहीं चलेगा। चलो, अब इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, देखो। सबसे पहले आपको बताया हुआ है प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कब कब किस किस सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, और कब कब हम मानेंगे कि आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। देखो क्या है, मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी का इंडिया में शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है इंडिया में। कोई कंपनी का शेयर ट्रांसफर, यानी वो जो कंपनी है वो अपने शेयर्स का ट्रांसफर, शेयर रजिस्ट्रेशन, शेयर्स इशू वगैरह कर रही है, तो उसके लिए आपने कंपनीज एक्ट जो है हम वहां पे पढ़ेंगे। या अगर आपने कभी सुना भी हो, रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट वगैरह इस तरीके से होते हैं जो पूरा शेयर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं शेयर से रिलेटेड। ठीक है, सो अगर इंडिया में उस कंपनी का शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, यानी अगर आपके क्वेश्चन में मान लो ये वर्ड आपको दिख जाता है कि किसी कंपनी का इंडिया में शेयर ट्रांसफर ऑफिस है,
या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है और वो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, तो क्या वो फॉरेन कंपनी है? यस, क्योंकि हम इसको प्लेस ऑफ बिजनेस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? सेकंड वाला जो है ना वो सुनना ध्यान से। मान लो जैसे हमने बात की थी, जापान की कंपनी है, अब वो इंडिया में आती है, ठीक है, लेकिन मान लो वो इंडिया में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही डेज के लिए आती है, ठीक है, और उसका कोई इंडिया में फिजिकल ऑफिस नहीं है। वो इंडिया में लेट्स से होटल में रहते हैं, मान लो मुंबई में जाते हैं, ताज होटल में वो रहते हैं, ठीक है। ताज होटल में वो बैठ के होटल रूम पे कुछ ना कुछ डिस्कशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया में होटल में रहते हैं, where representatives of company outside India frequently visited and stayed to look after purchase of machinery और other devices। इसका मतलब जापान की कंपनी, उसके डायरेक्टर्स वगैरह मान लो या रिप्रेजेंटेटिव्स मान लो, इंडिया में आके ताज होटल बुक करते हैं। उस होटल रूम में बैठ के वो ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सी मशीन परचेज करनी चाहिए या हमें क्या चीजें परचेज करनी चाहिए। तो क्या वो जो होटल रूम है वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, बिजनेस होना चाहिए। अब ये थोड़ी ना लिखा है कि नहीं आपको एकदम प्रॉपर बिल्डिंग ही परचेज करनी पड़ेगी, ऑफिस ही होना चाहिए। होटल में रह के आप जो है बिजनेस ही तो कर रहे हो, तो कहीं पर भी हुआ उससे क्या फर्क पड़ रहा है, काम तो बिजनेस वाला ही हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। तो ये सब है ना केस स्टडी वाला जो आपका क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये पूछ सकता है ये सारी चीजें। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेकिन क्या चीज प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मानी जाएगी? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, मान लो कोई बाहर की कंपनी है और उसका सिर्फ कोई प्रॉपर्टी इंडिया में, तो सिर्फ प्रॉपर्टी का होना तो वो तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो तो कोई भी कर सकता है। तो प्रॉपर्टी है इसका मतलब हम क्या उसे बिजनेस ट्रीट कर लेंगे? क्या नहीं, हम उसे बिजनेस ट्रीट नहीं करेंगे। तो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज सिर्फ मेयर लिखा हुआ है, मेयर का मतलब होता है ओनली, और कुछ नहीं कर रहे आप, सिर्फ प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, सो वो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या बोला है कि क्या ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी क्या? एक और आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू पूछा गया। देखो सबसे पहले क्या बोला, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया के बाहर एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बेसिक पढ़ा है अभी हमने, लेकिन अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है? इंडिया के बाहर, ऑल शेयर होल्डर्स आर इंडियन सिटीजन्स, उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स इंडिया के सिटीजन्स है, और प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया के बाहर है। जैसे मान लो जापान की कंपनी थी और जापान में ही काम कर रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी उसका जापान में ही है, बट इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स कौन है? इंडियन सिटीजन्स। तो अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स इंडियन सिटीजन्स हैं, तो क्या वो कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी होगी? नहीं। अब इंडियन सिटीजन शेयर होल्डर्स है, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी डेफिनेशन में तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बट क्या सेकेंड कंडीशन पूरी हुई? सेकेंड कंडीशन क्या थी? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होनी चाहिए। तो क्या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है? नहीं है ना, पीओबी तो जापान में है, तो क्या ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी? नहीं। नो मैटर इंडियन सिटीजन शेयर होल्डर्स है, बट पीओबी इंडिया में होना जरूरी था, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। सेकंड देखो क्या बोला है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई है, कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए थी। तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, लेकिन आगे पढ़ लो एक बार। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, लेकिन सारे शेयर होल्डर्स फॉरेन है। इसका मतलब अल्टीमेटली आपसे बोलना चाह रहा है कि भाई तुम शेयर होल्डर्स वर्ड सुन के कंफ्यूज मत होना, तुम्हें तो क्या देखना है? इनकॉर्पोरेशन देखना है, इसके अलावा तुम्हें प्लेस ऑफ बिजनेस देखना है। क्या शेयर होल्डर्स कौन है उससे तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, शेयर होल्डर्स कोई भी हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, दैट मींस वो इंडियन कंपनी है, नॉट अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, चलो तो ये अपना हो गया। अब इसके बाद में हमें एक नोट गिवन है, एक चीज बताई हुई है। मान लेते हैं कि कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी है, हम जानते हैं फॉरेन कंपनी क्या होती है। कोई फॉरेन कंपनी है, उसमें वन और मोर इंडियन सिटीजन है, या तो मतलब एक फॉरेन कंपनी में या तो कोई एक या एक से ज्यादा इंडिया का सिटीजन, या फिर एक या एक से ज्यादा इंडिया वाली कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर बोथ, यानी कि इंडियन सिटीजन
और इंडियन कंपनीज मिलकर होल्ड करती हैं मिनिमम 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ दैट फॉरेन कंपनी, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस और बोथ। अब क्या मतलब है देखो इसका एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेते तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अपने पास में एक कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है, ठीक है। ये मान लो अपने पास में ए नाम की कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है, ठीक है। अब इस ए कंपनी का कैपिटल मान लो कितना है, 100 करोड़ का। इसमें से इंडियन सिटीजन ने कैपिटल ले रखा है 30 करोड़ का, और इंडियन कंपनीज ने कैपिटल ले रखा है अगेन मान लो 30 करोड़ का। इसका मतलब फॉरेन कंपनी तो है, लेकिन जो कैपिटल है 30 और 30 मतलब 60 करोड़, मतलब 60% कैपिटल इस कंपनी का इंडिया के लोगों के या इंडिया की कंपनीज के पास है। तो हम इस वाली कंपनी को, ये है तो फॉरेन कंपनी, लेकिन हम एक वर्ड हमें बहुत पसंद है, डीम्ड, हम इसको मान लेंगे कि इंडियन कंपनी है, क्योंकि अल्टीमेटली 50% से ज्यादा पैसा तो हमारे लोगों का ही लगा हुआ है ना। और आपको पता है कंपनीज एक्ट प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स वगैरह को। तो जब यहाँ पे क्या बोला कि 50% मिनिमम अगर पैसा हमारे लोगों का ही लगा हुआ है, वो पैसा चाहे इक्विटी के फॉर्मेट में हो चाहे प्रेफरेंस हो, यानी यहाँ पे क्या बोला, हमें वोटिंग से कोई मतलब नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस या दोनों भी हो सकता है, 50% होना चाहिए पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल का। तो उस केस में ऐसी फॉरेन कंपनी को हम, ठीक है तो फॉरेन, पर हम उसको कैसे मान लेंगे कि एक तरीके से कि वो इंडियन कंपनी है, और हम उसको इंडियन कंपनी मानते हुए कंप्लायंस ज्यादा कराएंगे, बिकॉज हमारे इंडिया के लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बात है उस पैसे को प्रोटेक्ट करना है। तो हम उसको बोलेंगे कि तुम ऐसे रूल्स मानो कंपनीज एक्ट के जो कि नॉर्मल इंडियन कंपनी को मानने होते हैं। हैज टू कंप्लाई प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज इट वर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ऐसे मानो जैसे तुम एक इंडिया वाली कंपनी ही हो, ठीक है। मतलब बेसिकली ज्यादा तुम्हें रूल्स मानने होंगे अगर ये केस है तो। एंड विद दिस अपना फॉरेन कंपनी का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक का जो है पूरा होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी, यहां तक का जो है वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, और नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी को आप स्टार लगा लो क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट आया है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में इस बार क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85, और रिसेंटली 1 दिसंबर 2025 को इसमें अमेंडमेंट आया है, ठीक है। 1 दिसंबर 2025 को इसमें अमेंडमेंट आया है, ठीक है। अब बेसिकली देखो क्या होता है स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है, छोटी कंपनी। क्या मतलब मैम, जिसकी इतनी छोटी सी बिल्डिंग है वो स्मॉल कंपनी हो जाएगी क्या? अरे बिल्डिंग देख के बात करनी है कि हमें कंपनी की, नो। छोटी कंपनी का मतलब क्या होता है कि लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। किसी कंपनी का अगर कैपिटल कम है, किसी कंपनी का अगर टर्नओवर कम है, तो ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज आपको क्या बोला है, स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, पब्लिक कंपनी जहां पे इतने सारे पब्लिक के लोग इन्वॉल्व हैं, उसको तुम छोटी कंपनी बोलोगे क्या? कैसे फालतू की बात कर रहे हो। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी में सबसे पहले तो आप किसको लात मार के बाहर निकाल दो, कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का मतलब है कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में प्राइवेट कंपनी है, और उस कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपए, एंड टर्नओवर नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपए। मतलब ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये दोनों लिमिट्स पूरी होनी चाहिए, तब जाके हम उस कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलेंगे। अब मैम अमेंडमेंट क्या है? यही अमेंडमेंट है। ये जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स ये बहुत बार चेंज करती है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आपको एक चीज पता होगी, मैंने आपको बताया था कि अपने पास कंपनीज एक्ट तो है ही, और साथ में कंपनी रूल्स भी हैं, साथ में कंपनी रूल्स भी हैं, ठीक है।
तो जो लिमिट्स वगैरह होती हैं, प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें कहाँ पर दे रखी होती है, रूल्स में। और रूल्स को अमेंड करना भी इजी होता है, ठीक है। अगर हम कंपनीज एक्ट को अमेंड करने जाएंगे तो आपको पता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इसीलिए रूल्स को अमेंड करना इजी है। तो जहां पे हमें लगता है फ्रीक्वेंटली चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें हम एक्ट में ना डाल के रूल्स में लिख देते हैं। तो स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है वो तो हमें एक्ट में दे रखी है, बट जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स वो कहां पर डाल रखी है, रूल्स में। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो एक बार हम लोग बुक पे चलते हैं, मैं आपको बुक पे ये वाले जो चीज है वो दिखाती हूँ कि एक्चुअल स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट में आपको दे रखी है वो क्या डेफिनेशन है। देखो, अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 2 क्लॉज 85 है, उसमें आपको क्या डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले भाई स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, हमने पढ़ लिया। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब जब कंपनीज एक्ट आया था तब क्या लिख दिया, लिमिट उस टाइम पे, कंपनीज एक्ट जब आया था उस टाइम पे क्या लिमिट थी, 50 लाख रुपए। यानी उसका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50 लाख से। लेकिन सबको पता है ना कि यार आगे जाके इन्फ्लेशन आएगा, आगे जाके चीजें चेंज होगी, तो 50 लाख की लिमिट तो कुछ भी नहीं रहेगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो कंपनी जो है उसकी लिमिट्स वगैरह जो हमें आगे जाके चेंज करनी होगी, तो इसीलिए लिमिट्स के लिए क्या बोल दिया कि अभी तो 50 लाख है, पर आगे जाके गवर्नमेंट सीजी जो है वो लिमिट को बढ़ा सकता है। और वो लिमिट जो है वो कहां पर चेंज कर सकता है, रूल्स में जाके। तो आगे जाके क्या बोल दिया, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन द रूल्स। अभी जो रूल्स में लिमिट प्रेस्क्राइब हुई है अमेंडमेंट के बाद, वो क्या लिमिट प्रेस्क्राइब हुई है, 10 करोड़। ठीक है। एक और चीज देखो आगे, एज मे बी प्रेस्क्राइब विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। इसका मतलब जब कंपनीज एक्ट था, आया था, उस टाइम पे कहा था कि भाई तुम्हारा पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए हो सकता है, उससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं आगे जाके रूल्स में चेंज करके, लेकिन रूल्स में भी एक लिमिट थी। इसका मतलब रूल्स भी सिर्फ और सिर्फ कहां तक लिमिट को बढ़ा सकते हैं, 10 करोड़ तक। यानी जब एक्ट आया था तब क्या कहा था, 50 लाख की लिमिट है, आगे जाके इसको बढ़ाया जा सकता है रूल्स में, ठीक है। लेकिन रूल्स भी सिर्फ कहां तक बढ़ा सकते हैं, 10 करोड़ तक। इसका मतलब एट प्रेजेंट जो अमेंडमेंट आया है, रूल्स की जितनी भी मैक्सिमम लिमिट थी पूरी ही यूज कर ली। इसका मतलब अभी क्या, रूल्स के थ्रू हम और लिमिट बढ़ा सकते हैं क्या, हम इसको 10 करोड़ से 15 करोड़ कर सकते हैं पेड अप कैपिटल की लिमिट, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स के पास अभी पावर ही नहीं है। तो क्या मैम कभी लिमिट आगे बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी, बट अब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आएगा, रूल्स के थ्रू नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे 50 लाख की लिमिट थी, 50 लाख के बाद में इसको बढ़ाकर, मतलब कुछ कुछ करके लिमिट्स को बढ़ाया था। अच्छा पहले एक बार आप ये देख लो, फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ। तो ये तो आपकी किसकी लिमिट हो गई, पेड अप कैपिटल की, ठीक है, पेड अप कैपिटल की। साथ में टर्नओवर की लिमिट भी दे रखी थी। अब टर्नओवर क्या कहा था, जब उस टाइम पे एक्ट आया था तो उस टाइम पे टर्नओवर की हमें लिमिट दी हुई थी 2 करोड़ रुपए। और फिर वही सेम चीज कही थी कि रूल्स उस लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन रूल्स कहां तक बढ़ा सकते हैं, मतलब रूल्स की मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 100 करोड़। और अभी एट प्रेजेंट जो अमेंडमेंट आया है पूरी लिमिट यूज कर ली। अभी नए वाले अमेंडमेंट में कितने तक लिमिट पहुंचा दी टर्नओवर की, 100 करोड़ तक की। यानी अब अगर रूल्स जो है उसको हम चेंज करके लिमिट बढ़ाना चाहें तो हम कर सकते हैं, नहीं। अब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आएगा। अब सुनो एक्चुअली क्या हुआ था, देखो कि ये आपको ओल्ड लिमिट्स गिवन है और 1 दिसंबर से आपको न्यू लिमिट्स गिवन है। देखो जब कंपनीज एक्ट ही आया था ना, उस टाइम पे पेड अप की लिमिट थी 50 लाख, हमने अभी पढ़ा, और टर्नओवर की लिमिट थी 2 करोड़। फिर कुछ टाइम के बाद चेंज हुआ रूल्स में, फिर इस लिमिट को कर दिया, पेड अप को तो 2 करोड़ और इसको कर दिया टर्नओवर को 20 करोड़। फिर चेंज हुआ, फिर पेड अप को कर दिया 4 करोड़ और टर्नओवर को कर दिया 40 करोड़। और अब फाइनली लास्ट में चेंज हुआ जब अभी पेड अप को कर दिया मैक्सिमम 10 करोड़ और टर्नओवर को कर दिया मैक्सिमम 100 करोड़। अब अगर इसके बाद चेंज होगा तो हमने पढ़ लिया रूल्स की तो पूरी लिमिट हम यूज कर चुके हैं, तब रूल से चेंज नहीं हो सकता, अब तो एक्ट में ही अमेंडमेंट आएगा, ठीक है। तो अब हमें एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आप ये टेबल बना के आ सकते हो। ये 50 लाख और ये 2 करोड़ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो आप है इस तरीके से लिख कर आ जाना
कि ओल्ड लिमिट्स अपने कितनी थी 4 और 40 और न्यू लिमिट्स, और ये डेट जरूर मेंशन करना कि कब से आई है 1 दिसंबर 25 ऑनवर्ड्स न्यू लिमिट्स आई हैं, ये जो है ये अब एप्लीकेबल होंगी। तो आप ये पूरी टेबल बनाकर आ जाना, बिकॉज जो अपने अभी अमेंडमेंट वगैरह आएंगे तो हो सकता है कि वो उसमें दे दें, ठीक है। और अगर मान लो नहीं भी देते हैं अपने अमेंडमेंट शीट में, जो अपने सप्लीमेंट्स आते हैं, मान लो उसमें नहीं भी देते हैं ना, स्टिल आप ये टेबल बनाकर आओगे एग्जाम में, ठीक है। ओल्ड भी लिख कर आओगे और ये लिख कर आओगे कि भाई न्यू लिमिट्स भी आ गई हैं 1 दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स। तो आपको ये पूरी टेबल वहां पर बनाकर आनी है, ठीक है। चलो अब हम वापस चलते हैं अपने नोट्स पे। तो ये आप लिमिट लिख दोगे ओल्ड एंड न्यू वाली। अब इसके बाद में हम इसमें आते हैं, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है का मतलब क्या है कि नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, मतलब ये तीन आपको बेसिकली ये चार टाइप की आपको कंपनीज गिवन है और आपको ये बोला गया है कि भाई ये चार टाइप की कंपनीज भले ही स्मॉल कंपनी की लिमिट में आ रही है, 10 और 100 की लिमिट में आ रही है, लेकिन फिर भी हम इन कंपनीज को स्मॉल कंपनीज ट्रीट नहीं करेंगे। देखो बेसिकली स्मॉल कंपनी का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया है, हम किसी भी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोल रहे हैं तो क्या ऐसे ही बोल रहे हैं, उसको अच्छा लगने के लिए बोल रहे हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि छोटे बच्चे होते होंगे, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे होता है, जैसे मान लो आप हो, आपने कांच का ग्लास तोड़ दिया और मान लो कोई आपका छोटा बच्चा है घर में, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, उसने ग्लास तोड़ दिया, तुम ग्लास तोड़ोगे तो तुम्हें बहुत सुनाया जाएगा, हो सकता है तुम चाटा भी खा लो, है ना। लेकिन अगर वो छोटा बच्चा ग्लास तोड़ेगा तो क्या उसको ऐसे चाटा वाटा मारा जाएगा या उसको सुनाया जाएगा? नहीं, क्या बोला जाएगा, छोटा है, कोई बात नहीं, हो गई बेचारे से गलती हो गई, उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, डांट वाट नहीं पड़ती है ना, कुछ भी गलती कर दो तो वही वाली चीज यहाँ पे है कि भाई अभी तुम कंपनी बने हो तो ऑब्वियस ही बात है, कंपनीज एक्ट इतना भारी भरकम है, इतने सारे रूल्स है, इतना सब कुछ हमें मानना होता है, सेक्शंस है। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर तुम अभी कंपनी बने हो और अभी तुम छोटी कंपनी हो ना, ठीक है, तो हम तुम्हें कुछ कुछ बेनिफिट्स देंगे। जैसे ओपीसी, ओपीसी को हम कितने सारे बेनिफिट्स देते हैं, वैसे ही स्मॉल कंपनी के लिए भी एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में नहीं पढ़ना है इतना, ऑलमोस्ट वही बेनिफिट्स हैं ओपीसी वाले, बट थोड़े बहुत कम है, बिकॉज ऑब्वियस है स्मॉल कंपनी ओपीसी से तो बड़ी ही है, बिकॉज ओपीसी तो 1 पर्सन है, स्मॉल कंपनी तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होगी, है ना। तो इसीलिए क्या बोला, स्मॉल कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक्ट में, जो कि नॉर्मल कंपनी को कंप्लायंस ज्यादा करनी होती है, स्मॉल कंपनी को कंप्लायंस कम करनी होती है, तो वो बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हम उसको स्मॉल कंपनी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बोला है कि ये वाली कंपनीज है ना, इनको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे और इनको स्मॉल कंपनी के बेनिफिट हम लोग नहीं देंगे, नो मैटर ये लिमिट्स में आ रहे हैं, स्टिल इनको कोई भी स्मॉल कंपनी मतलब माना ही नहीं जाएगा, बेनिफिट तो दूर की बात है, इनको हम मानेंगे ही नहीं स्मॉल कंपनी। देखो अब क्या है, कौन सी कंपनीज है, होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी को हम स्मॉल कंपनी, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारी कोई सब्सिडरी है और तुम होल्डिंग हो और तुम बोल रहे हो मैं स्मॉल कंपनी हूं, तो वो नहीं चलेगा। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसको ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं, क्योंकि और ये जो कंपनी होती है वैसे ही डिफरेंट होती है, प्रॉफिट वाली तो होती ही नहीं है, ये तो नॉन प्रॉफिट वाली होती है, डोनेशन वगैरह इसका अलग ही काम होता है, सोशल वेलफेयर का, तो इसको ऑलरेडी अलग से ही बेनिफिट मिले हुए, तो तुम्हें स्मॉल कंपनी में और बेनिफिट थोड़ी मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो थर्ड क्या है, कंपनीज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, यानी जिन कंपनीज के अपने खुद के स्पेशल एक्ट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो वाले एक्ट में जो बेनिफिट्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे, कंपनीज एक्ट में आपको वापस से हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे। चलो इसके बाद आपको एक छोटा सा नोट यहाँ पे पढ़ना है कि फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 स्मॉल कंपनीज रिक्वायर्ड टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न इन न्यू ई फॉर्म एमजीटी 7A। देखो जो नॉर्मल कंपनीज होती है ना, उनका जो फॉर्म जाता है वो किस में जाता है, एमजीटी 7 में जाता है। जो स्मॉल कंपनीज है ना, उनका किस में जाएगा, न्यू ई फॉर्म एमजीटी 7A। ये बेसिकली थोड़ा सा हम कह सकते हैं अब्रिश फॉर्मेट में है, समराइज फॉर्मेट में है, इनको जो है वो एनुअल रिटर्न में कुछ कुछ चीजें कम बतानी पड़ती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनीज। तो इनका ये फॉर्मेट है, बस आपको ये फॉर्म का ना नाम याद कर लेना है, ई फॉर्म एमजीटी 7A, ठीक है। नॉर्मल का होता है एमजीटी 7, स्मॉल कंपनीज के लिए है 7A। चलो अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं जो अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है, जो कि कौन सी कंपनी है, अपनी सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। अब देखो जो अपनी सेक्शन 8 कंपनी है उसे हम और क्या बोल सकते हैं, एनपीओ, दैट इज व्हाट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका, अच्छा नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो कोई भी बिजनेस अगर बनता है, कोई भी अगर कंपनी बनती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एक ऐसी कंपनी जो कि हम कंपनीज एक्ट में बनाना चाहते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनना ध्यान से, आपने नॉर्मली एनजीओ सुने होंगे, ठीक है, एनजीओ का काम क्या होता है, चैरिटी वाला। अब अगर मुझे ये चैरिटी वाला सोशल वेलफेयर वाला काम करना है ना, तो मेरे पास में तीन ऑप्शंस हैं। क्या तीन ऑप्शंस हैं, देखो, अगर मुझे एनजीओ वाला काम करना है तो या तो मैं स्ट्रक्चर जो सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो या तो मैं क्या बना सकती हूँ, एक ट्रस्ट बना सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक क्या बना सकती हूँ, सोसाइटी बना सकती हूँ, या फिर मैं एक क्या बना सकती हूँ, कंपनी। मतलब मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मुझे जो है ना कंपनी वाला एकदम कॉम्प्लेक्स और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर चाहिए, एकदम प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लगने चाहिए, एकदम सिस्टमैटिकली काम होना चाहिए, तो मैं कंपनी बना लूंगी, ठीक है। अगर मुझे लगता है ये कंपनी के इतने तामझाम हमसे नहीं होंगे, हमें तो कंपनीज एक्ट जो है ये मानना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोड़ो यार, सिंपल फॉर्मेट रख लेते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू कंपनी, तो आप ट्रस्ट बना सकते हो, उसके लिए ट्रस्ट एक्ट है अलग से, सोसाइटी बना सकते हो, उसके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग से, ठीक है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, हमें क्या पढ़ना है ये, यानी अगर आप एक एनजीओ बनाना चाहते हो और आप एक कंपनी स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हो एनजीओ के लिए, तो आप अगर वो कंपनी बनाते हो तो ऑब्वियसली बात है कंपनीज एक्ट में बनेगी, और कंपनीज एक्ट में उस कंपनी को हम बोलते हैं एनपीओ, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और उसका सेक्शन 8 है, उसका कंपनीज एक्ट में पूरा एक अलग से सेक्शन दे दिया, सेक्शन 8, इसीलिए हम उस एनपीओ को एक और नाम से बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इंडिया में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है ट्रस्ट के फॉर्मेट में, उसके लिए अलग से ट्रस्ट डीड बन जाएगी, सोसाइटी के फॉर्मेट में बन सकती है, ठीक है। सोसाइटी जो होगी वो रजिस्टर होगी अंडर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, जैसे अपने कंपनी में क्या होता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वैसे ही सोसाइटी के लिए होता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, अलग से एक्ट बनी हुई है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो वो उसमें होगा। और अगर आपको कंपनी के फॉर्मेट में बनाना है तो उसे हम बोलेंगे नॉन प्रॉफिट कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बेसिकली, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलो अब ध्यान से सुनना, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी हमें कंपनी बनानी होती है तो हमने एक सिंपल एक प्रोसेस का पढ़ रखा है समरी, कि आपको क्या करना होता है, एमसीए पे जाना होता है, एप्लीकेशन लगानी होती है, ठीक है, आरओसी अप्रूव कर देता है, सब कुछ इजीली हो जाता है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी कंपनी नॉर्मल टाइप ऑफ कंपनी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी क्या काफी ही डिफरेंट है, बिकॉज आपके पूरे ऑब्जेक्ट्स ही अलग हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आपको एक लाइसेंस लेना होगा, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि भाई सीजी सुनो, हमें ऐसा सेक्शन 8 कंपनी काम करना है, हम कर सकते हैं क्या। तो सीजी को अगर सेटिस्फैक्शन हो गया कि हाँ यार ये सही से काम कर लेंगे एनपीओ के तौर पे, देन वो आपको लाइसेंस इशू कर देगा, ठीक है। तो अब लाइसेंस इशू कैसे होगा, इनकॉर्पोरेशन कैसे रहेगा, वो सारा जो प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का, लाइसेंस का, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस वाले चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, मीनिंग वगैरह पढ़ना है एनपीओ का, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, where it is proved to CG that a person या AOP क्या होता है, Association of Persons proposed to be registered as a limited company under this act। बेसिकली क्या बोला यहाँ पे कि हम सीजी को अप्लाई करेंगे, और अगर सीजी को लगा कि जो पर्सन एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर होना चाहता है, उस पर्सन के ये तीनों कंडीशन क्या हो जाए, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। मतलब जो हम कंपनी बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं आएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, देखो क्या बोला, क्या क्या हो सकते हैं, प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कहीं पर भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पे हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, चैरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब चीजें जो है ये आप करना चाहते हो, ठीक है, पहला कंडीशन, ये अपना फर्स्ट कंडीशन हो गया।
सेकेंड कंडीशन सीजी क्या चेक करेगा आपको लाइसेंस देने से पहले? देखो पहली चीज तो आपको प्रॉफिट कमाने नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है गलती से हमारे कोई इनकम आ गई, गलती से जैसे मान लो हमने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लिया, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो गया या उसके ऊपर हमें इनकम आ गई, तो क्या हम जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, उसको घर पे ले जाएं, मजे करें, पार्टी करें? नहीं। आपकी पहली बात तो कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई प्रॉफिट हो जाता है तो अच्छी बात है, आप उस प्रॉफिट को घर पे मत लेके जाओ, आप उस प्रॉफिट को वापस से अपने ऑब्जेक्ट्स में लगा दो, सोशल वेलफेयर में लगा दो। इंटेंस टू अप्लाई प्रॉफिट्स इफ एनी, अगर कोई प्रॉफिट्स हो भी जाते हैं तो वापस से कहाँ लगा दो? इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, वापस से अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में लगा दो। और तीसरा, इंटेंस टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। तीसरा क्या बोला है? क्या आप अपने मेंबर को डिविडेंड बांट सकते हो क्या? नहीं, आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकते। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो शेयर होल्डर है, मेंबर है, वो ओनर होता है और ओनर को मिलते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपनीज एक्ट में जो अपना शेयर होल्डर है, उसने अगर कंपनी के शेयर्स मिले हैं तो उसको जो शेयर्स के ऊपर, मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट करा है बेसिकली, उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड, है ना। कि शेयर्स जो उसने खरीदे हैं उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट मिलेगा तो कंपनीज एक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड बेसिकली किसको मिलता है? जो अपने शेयर होल्डर्स है, जो अपने ओनर्स हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट वाली कंपनी है ही नहीं तो क्या मेंबर्स को प्रॉफिट मिलेगा? नो। क्या मेंबर्स को डिविडेंड मिलना चाहिए? नो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला? प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, यानी वो कंपनी जो है वो बैन रखे। प्रोहिबिट का मतलब है मना है, कर ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते अपने मेंबर्स को डिविडेंड। तो सेक्शन 8 कंपनी में ये 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस एंड है सबके बीच में, अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तब तो सीजी आपको अलाउ कर देगा लाइसेंस देके कि हाँ तुम एज अ सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गए हो, अब तुम काम कर सकते हो, ठीक है। नाउ सीजी में बाय लाइसेंस, सीजी आपको लाइसेंस देगा। ऑब्वियसली बात है, कुछ कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर लगा सकता है, अलाउ कर देगा सच पर्सन कि आप सेक्शन 8 कंपनी बन जाओ। अच्छा, नॉर्मली आपको पता है कोई भी कंपनी बनती है तो उसके नाम के पीछे, जैसे अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या आता है? एबीसी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को एक बेनिफिट मिला हुआ है, सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो बिना लिमिटेड और बिना प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करे अपना नाम रखेगी। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं या एनजीओज वगैरह, एनपीओज वगैरह होते हैं, ये अपने नाम के पीछे कैसे लगाते हैं? जैसे मान लो एबीसी फाउंडेशन, चैम्बर, फेडरेशन, ठीक है, ये सारे टाइप के वर्ड्स लगाते हैं, ना कि लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इनको ये लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में क्या बोला है कि जैसे हमें सीजी से ये लाइसेंस वगैरह के लिए हम अप्लाई कर देंगे तो फाइनली जब सब कुछ सही रहेगा, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आरओसी के पास जो एप्लीकेशन वगैरह, मतलब प्रोसेस जो होगा ना इसका, कि एप्लीकेशन कैसे लगेगी और वो सारी चीजें, ये सब हम प्रोसेस कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 3 में, ठीक है, पूरा प्रोसेस। लेकिन आपको एंड का बता दिया कि हम फाइनली जो आरओसी को एप्लीकेशन वगैरह लगाएंगे इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो आरओसी हमें रजिस्टर कर देगा एज अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सीजी से जो लाइसेंस लेने वाला काम है वो एक्स्ट्रा करना होगा, जो नॉर्मल कंपनीज को नहीं करना होता है, पर क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हो तो आपको सीजी से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा कि भाई हम एज अ सेक्शन 8 कंपनी काम करना चाहते हैं, सीजी आपको अलाउ करेगा तो ही आप कर सकते हो। और फाइनली जो आरओसी है वो आपको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा, ठीक है। चलो, अब क्या बोला है? जो अपनी फर्म होती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह होती हैं, तो पूरी की पूरी फर्म एक सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूरी फर्म मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनी की। अच्छा देखो, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ना, वो अपने एमओए मतलब मेमोरेंडम और अपने आर्टिकल्स के प्रोविजन को अगर ऑल्टर करना चाहती है, चेंज करना चाहती है, तो उसे पहले सीजी से अप्रूवल लेना होगा। बिना सीजी के प्रायर अप्रूवल के क्या वो अपना एमओए और अपना एओए ऑल्टर कर सकती है? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। देखो बेसिकली जैसे मान लो ऑब्जेक्ट, जब हम कंपनी बना रहे थे तो मान लो हमने तब तो ऑब्जेक्ट में क्या लिख दिया? सोशल वेलफेयर, तब सीजी ने हमें अप्रूवल दे दिया। आगे चल के हमें लालच आई, हमें लगा है हमें तो प्रॉफिट भी कमा लेना चाहिए साथ के साथ, ये तो कर ही लेते हैं जो है, हम क्या कर लेते हैं साथ में एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अपने एमओए में।
एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है जिसमें कंपनी लिखती है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है। तो अभी तक तो मान लो क्या लिखे हुए थे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए थे जो हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। अब जो कंपनी है उसको लालच आ गया तो वो क्या सोचती है कि चलो हम क्या करते हैं अपने लेवल पे एमओए में ऑल्टरेशन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और एक और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं कि हम जो है ये वाला काम भी करेंगे, इससे प्रॉफिट कमा लेंगे। अब कौन सा सीजी आ रहा है पूछने के लिए, अब तो हमें अप्रूवल मिल ही चुका है, ये तो गलत है ना, ये तो बात गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप आगे जाके अपने एमओए और अपने आर्टिकल्स को चेंज करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, सो फर्स्ट यू नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको चाहिए, उसी के बाद आप ये काम कर सकते हो ऑल्ट्रेशन का। बिना प्रायर अप्रूवल के आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो अपने एमओए और आर्टिकल्स को। और तीसरा पॉइंट बोला है कन्वर्जन का। आगे जाके मान लो आपको एक्चुअल में लालच आ रहा है, यार ये सोशल जो है वेलफेयर का काम, बहुत समाज सेवा हो गई, भाड़ में जाए, अब हमें पैसा चाहिए, अब तो हमें पैसा चाहिए, अब हमें प्रॉफिट कमाना है। तो अगर आपको लगता है आगे जाके, तब अपनी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ नॉर्मल पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ गिवन है, रूल 21 ऑफ कंपनी एंड कॉर्पोरेशन रूल्स। अगेन ये भी हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में, ठीक है। तो जो पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, लाइसेंस का प्रोसेस है, इसके अलावा कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये सब चैप्टर 3 का पार्ट है। अच्छा, इसके बाद में आपको बता रखा है कि यार सेक्शन, देखो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल तो है नहीं ये कंपनी प्रॉफिट वाली, ये अलग टाइप की कंपनी है, तो इसको बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जेम्पशंस और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। सबसे पहले क्या बोला है कि इस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं है। मैंने आपको बताया है कि लिमिट्स वगैरह दे रखी हैं कि इन कंपनीज में सीएस चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, कंपनी सेक्रेटरी का जो है वो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट एज एन मैंडेटरी ही नहीं है, ठीक है, आपको सीएस अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बोला है जनरल मीटिंग जो होगी, मेंबर्स की जो मीटिंग होंगी, जो नॉर्मली क्या होता है, जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, तो एक बात बताओ, कंपनी में मान लो 1000 लोग हैं, अब उनको क्या सपने आएंगे कि इस डेट पे मीटिंग बुलाने वाली है कंपनी, इस डेट पे जनरल मीटिंग होने वाली है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि नोटिस देना होगा। तो अगर कंपनी कोई भी जनरल मीटिंग बुलाना चाहती है तो उसके लिए पहले क्या जाता है, नोटिस जाता है। कितने दिन पहले नोटिस जाता है, 21 डेज। यानी अगर मैंने आज नोटिस दिया तो मैं ऐसे नहीं कल ही मीटिंग बुला लूंगी, नहीं, मुझे जिस दिन मीटिंग बुलानी है मुझे कम से कम उससे 21 दिन पहले का नोटिस देना होगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंपनीज में कितना होता है, 21 डेज का नोटिस जाता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में आपको 21 डेज पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं है, 14 डेज का नोटिस यहाँ पे चल जाएगा। यानी मुझे जिस दिन मीटिंग बुलानी है मैं उससे अगर 14 डेज पहले भी नोटिस देती हूँ तो मेरा काम चल जाएगा। तो बेसिकली 21 डेज हटाकर आपको कितना दे दिया, 14 डेज पहले आप नोटिस भेज दो, ठीक है। इसके अलावा अपने सेक्शन 149 जो आता है डायरेक्टर्स का है, बेसिकली ये सेक्शन जिसमें मिनिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर, ये जो भी हमने सारे जो है पढ़े थे, ठीक है, कंपनी में, है ना। तो जो मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स वगैरह लिमिट्स वगैरह होती हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं टू सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। सेक्शन 8 में ऐसी कोई भी लिमिट्स वगैरह नहीं लगती और कंप्लायंसेस जो है वो इजी होती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनीज, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं टू सेक्शन 8 कंपनी। चलो, एंड विद दिस अपना सेक्शन 8 कंपनी हो गया। सेक्शन 8 कंपनी का कुछ जो पोर्शन है ऑब्वियसली वो हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में। अब इसके बाद में आ जाओ, अब आपके जो है नेक्स्ट टाइप क्या है वो पीएफआई। पीएफआई क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब ये जो है वो कैसे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब इनका काम जो है वो ऑब्वियसली कौन सा वाला होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने का होगा। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना आपको नाम याद करने हैं कि कौन कौन से आएंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो ये थोड़ा सा टॉपिक ये याद करने वाला है। देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। एलआईसी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह देते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब अगर आपको ये पूरा याद हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप नॉर्मल क्या लिख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर एलआईसी एक्ट। सेक्शन वेक्शन अगर आपको याद नहीं होता है तो छोड़ दो, हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन कर ले वही बहुत बड़ी बात है, एलआईसी एक्ट के सेक्शन तो छोड़ ही दो। तो आपको सिंपल इतना से याद करना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और एलआईसी एक्ट तो आप लिख ही सकते हो 1956। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो अपना कौन सा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और ये जो है बेसिकली इसका रेफरेंस कंपनीज एक्ट 1956 में दिया हुआ था, और ये सारे उसके सेक्शंस एंड क्लॉजेस बताए हुए हैं, और आगे ये बताया हुआ है कि अब तो ये एक्ट रिपील हो गई है, ठीक है। और अब यहाँ पे कहां पर आ चुका है, ये सेक्शन 465 में आ चुका है, ठीक है। मतलब ये पहले इसका रेफरेंस कहाँ गिवन था, पुराने वाले एक्ट में, अब ये नए वाले एक्ट में शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आपको इतना याद नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, नाम नाम याद कर लेना है। कहां तक याद कर लेना है आपको, यहां तक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट बोला है स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002। जो कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जिनके नाम कहां पर मेंशन्ड है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाले एक्ट में मेंशन्ड है, ठीक है वो। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सीजी। सीजी जो होता है वो भी कुछ जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको नोटिफाई करता है, यानी वो उन इंस्टीट्यूशंस को बोलता है कि भाई तुम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने जाओगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या बोला, जो इंस्टीट्यूशन सीजी ने नोटिफाई किए थे पुरानी वाली एक्ट में, ठीक है, तो पुरानी वाले एक्ट में किए थे और अब वो नई वाली एक्ट में इस सेक्शन में आ चुके हैं। तो अगेन अगर ये वाली लाइन आपको याद नहीं होती है तो आप सिंपल इतना सा लिख देना, इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सीजी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अब इतना लिख देना, सो रिपील्ड अंडर। अगर ये 465 याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना क्या लिख दोगे, सो रिपील्ड अंडर दिस एक्ट, या इतना भी लिख देना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो आगे आ जाओ, लास्ट क्या बोला, सच अदर इंस्टीट्यूशन as may be notified by CG in consultation with the Reserve Bank of India। इसका मतलब देखो ये जो चार है ना, 1 2 3 4, LIC, इंफ्रा वाला, देन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और जो सीजी ने नोटिफाई किए थे पुराने वाली एक्ट में, जो इस एक्ट में आ चुके हैं, तो ये चारों तो हैं। इसके अलावा आगे जाके अगर सीजी को लगता है कि यार हमें इस इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई कर देना चाहिए एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सीजी आरबीआई के साथ कंसल्ट करके किसी न्यू इंस्टीट्यूशन को भी नोटिफाई कर सकता है। और सीजी ने नोटिफाई किया भी है, किसको, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को सीजी ने बोला है कि ये भी क्या माना जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। और ये सीजी ने कब नोटिफाई किया था, ये नोटिफाई किया था 2024 में, ठीक है। चलो तो बेसिकली आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद करनी होगी, ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखो यहाँ पे बोला ना कि सीजी नोटिफाई भी कर सकता है, तो क्या सीजी मुंह उठाकर किसी भी इंस्टीट्यूशन को बोल देगा कि भाई तुम पीएफआई बन जाओ, नहीं। यहाँ पे क्या बोला, अगर सीजी किसी भी इंस्टीट्यूशन को एज अ पीएफआई नोटिफाई करवाना चाहता है तो वो नोटिफाई तभी करेगा, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब तक नोटिफाई नहीं किया जा सकता, जब तक अनलेस उसकी कोई खुद की सेंट्रल या स्टेट, देखो ऑब्वियसली बात है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वो या तो सेंट्रल एक्ट में आना चाहिए या स्टेट। पब्लिक से यहाँ पे क्या मतलब है, यानी वो किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट, है ना। तो क्या बोला यहाँ पे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को वो जब तक नोटिफाई नहीं करेगा जब तक वो इंस्टीट्यूशन किसी सेंट्रल एक्ट में या किसी स्टेट एक्ट में नहीं बना हुआ होगा, यानी वो इंस्टीट्यूशन सेंट्रल या स्टेट एक्ट, यानी उसका खुद का कोई ना कोई सेंट्रल एक्ट होना चाहिए या तो कोई स्टेट एक्ट होना चाहिए। तो खुद का अपना सेंट्रल या स्टेट लेवल पे अपना, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो इन सब के अपने एक्ट है ना, LIC वगैरह ये सब, तो यहाँ पे बोला खुद का अपना एक सेंट्रल या स्टेट एक्ट होना चाहिए, या फिर उस इंस्टीट्यूशन में मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अल्टीमेटली जो है हम कहना चाह रहे हैं कि या तो गवर्नमेंट की एक्ट होनी चाहिए उसके लिए, या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो या तो गवर्नमेंट की एक्ट हो गई या गवर्नमेंट का मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल पे कंट्रोल हो गया, यानी मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल या तो किसने लिया हो, सीजी ने, या लिया हो एसजी ने, या दोनों ने मिलकर। ये तो सेम है जो हमने कहा पढ़ा था, गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अपना जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी नाम से ही क्लियर है, ये बेसिकली उनके लिए बनाई गई है
जो कि कौन सा वाला काम करते हैं, जो अपना प्राइमरी सेक्टर वाला काम है ना। आपने पढ़ा होगा अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं, तो जो प्राइमरी सेक्टर है अपना एग्रीकल्चर वगैरह वाला सारा काम है, फार्मर्स वगैरह ये सब होते हैं। तो ये लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह जो है ये सब में जाकर काम करते थे। तो इनके लिए कंपनीज एक्ट में भी एक बेनिफिट दे दिया कि ये सब लोग जो है वो मिलकर जो ये सारा काम कर रहे हैं ना, प्राइमरी प्रोड्यूस वाला, एग्रीकल्चर वाला, ये सब लोग मिलकर कंपनीज एक्ट में एक प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। और इनके लिए कंपनीज एक्ट में अलग से सेक्शंस दे रखे हैं, सेक्शन 378 ए से लेकर सेक्शन 378 जेड यू तक। अब डोंट वरी, हमें सारे के सारे सेक्शंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे सेक्शंस हैं। अब हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं कि भाई प्रोड्यूसर कंपनीज एक्चुअली होती क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन जो अपना कौन सा है 378 ए, वहां पर हमें प्रोड्यूसर कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। तो वहां पर क्या बोला, प्रोड्यूसर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जिसके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेक्शन 378 बी में मेंशन्ड है। जिसके ऑब्जेक्ट्स कहां पर मेंशन्ड है, सेक्शन 378 बी ऑफ कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है, और जो कि रजिस्टर्ड है एज सच, मतलब रजिस्टर्ड है एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर दिस एक्ट या पुरानी वाली कंपनीज एक्ट। यानी कंपनीज एक्ट तो सिंपल क्या बोल रहा है, हम जो ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं अब वो वाले ऑब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व हो और हमारी कंपनीज एक्ट में या पुरानी वाली कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये कंपनी हो जाएगी प्रोड्यूसर कंपनी। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई जनरल डेफिनेशन क्या है, तो जनरल डेफिनेशन क्या होती है, प्रोड्यूसर कंपनी कैन बी डिफाइंड एज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। यानी कि बॉडी मतलब एसोसिएशन, ग्रुप, किसका ग्रुप, फार्मर्स का, या फिर किसका ग्रुप, एग्रीकल्चरिस्ट का, ठीक है, जो एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं, वो सब आपस में साथ में आ रहे हैं, मिलकर ग्रुप बना रहे हैं और अपने आप को एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अंडर कंपनीज एक्ट। क्यों? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ देयर लिविंग एंड इंश्योर अ गुड स्टेटस ऑफ देयर अवेलेबल सपोर्ट, इनकम्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल सी लैंग्वेज में फार्मर्स, एग्रीकल्चर जो है, फार्मर्स या एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो सब आपस में मिलकर ग्रुप बनाकर एक कंपनी बना रहे हैं ताकि वो मिलकर अच्छे से काम कर सके और कंपनीज एक्ट का बेनिफिट वगैरह उनको मिल सके। जो भी सारे फीचर्स या हम कह सकते हैं बेनिफिट्स है कंपनीज एक्ट के, लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, वो सारे बेनिफिट्स उनको मिल सके। चलो, अब इसके बाद में आता है कि भाई अगर हमें प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है तो उसका प्रोसेस क्या है या कितने लोग चाहिए बेसिकली। तो क्या बोला है देखो कि एनी 10 और मोर प्रोड्यूसर्स, मतलब इंडिविजुअल जो फार्मर्स या इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर्स वगैरह है, कम से कम 10 या उससे ज्यादा होने चाहिए, या फिर 2 या उससे ज्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, मतलब कोई तो इंस्टीट्यूशंस है, सोसाइटीज वगैरह मान लो कोऑपरेटिव हो गई, या 2 इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, वो दोनों आपस में जो है, या 2 या 2 से ज्यादा आपस में जो है मिलकर अब वो कंपनी बनाना चाहते हैं। तो अगर इंडिविजुअल लोग हैं तो 10 या उससे ज्यादा चाहिए, इंस्टीट्यूशंस हैं आपस में तो 2 या उससे ज्यादा चाहिए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअल्स भी आ जाएंगे और इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे। और इनके ऑब्जेक्टिव्स कौन से होने चाहिए, जो सेक्शन 378 बी में गिवन है। अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, वही वाले सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो फार्मर्स वगैरह के काम होते हैं। तो अगर इनके ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं और अगर ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो वो अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं अंडर दिस एक्ट, ठीक है। चलो, सो ये बेसिकली आपको देखो इसमें ये डेफिनेशन याद करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद में जो अपना सेक्शन 378 बी है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज में, अभी जो ऊपर यही तो बोला कि अगर आपको प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स वो वाले होने चाहिए, कौन से वाले होने चाहिए, जो कि कहां पर मेंशन है, सेक्शन 378 बी में मेंशन है। तो अभी 378 बी जो है ये हम लिखेंगे नहीं, मतलब नोट से नहीं करेंगे, बुक से पढ़ लेंगे डायरेक्टली। चलो, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, लास्ट ही लास्ट में आपको एक गिवन है प्रोड्यूसर कंपनी, ये हमने पढ़ लिया, ये रहा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना सा ही गिवन है। क्या गिवन है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं प्रोड्यूसर कंपनी के वो क्या क्या हो सकते हैं। अब ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं, ये सारे वर्ड्स आपके एग्रीकल्चर और फार्मर्स वाले काम से रिलेटेड है। प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स।
ये सारे काम करना, प्रोडक्शन करना, हार्वेस्ट करना, रॉ मटेरियल वगैरह को प्रोक्योर करना, ग्रेडिंग देते हैं है ना, कि जो भी प्रोड्यूस वगैरह है अच्छी क्वालिटी का है या मीडियम है या लो क्वालिटी का, उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग वगैरह होगी, पूलिंग, कलेक्टिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ चीजें चाहिए उनको अपने बेनिफिट के लिए तो वो इम्पोर्ट भी करा सकते हैं रिलेटेड, तो ये सारा काम। लेकिन ये एक्चुअली एक ही ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पर आपके सिलेबस में, आपके स्टडी मैट में इतना ही गिवन है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो ये सारी एक्टिविटीज खुद से भी कर सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी करवा सकती है। तो बेसिकली आपको ये दोनों जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि ये तो ओनली फर्स्ट ही पॉइंट है, ये तो ओनली फर्स्ट ही पॉइंट है जो अपना सेक्शन है 378B उसमें ऑब्जेक्ट्स का। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, बट ये रीड ओनली है क्योंकि ये आपके स्टडी मैट में इलैबोरेट करके नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए। अब देखो बेसिकली सारे के सारे वही वाले टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड है वो, प्रोड्यूसर और एग्रीकल्चर और फार्मर्स वाले काम से। प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ या सप्लाई ऑफ मशीनरी या इक्विपमेंट जो कि चाहिए होते हैं, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करना ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल्स टुवर्ड्स मेंबर। बेसिकली देखो सब मेंबर्स को जो है मिलकर काम करना है, तो म्यूचुअल हेल्प करनी है आपस में सबकी, तो उस पे एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब भी आएगा। टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, आपने सुना होगा आजकल गवर्नमेंट वगैरह भी काफी इनिशिएटिव्स ले रही है कि फार्मर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, तो वो सब ऑब्जेक्ट्स भी हैं इसमें। जनरेशन, ट्रांसमिशन, पावर वगैरह सबको चाहिए होती है, इरिगेशन वगैरह फैसिलिटीज वगैरह सबके लिए पावर चाहिए। इंश्योरेंस भी आ जाएगा इसमें, म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस वही आ जाएगा, वेलफेयर मेजर्स या बेनिफिट, और इवन इसके अलावा क्या बोला, क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन वगैरह भी किस तरीके से वो ले सकते हैं। तो ये कीवर्ड आप कुछ, अगर आपका मान लो क्वेश्चन वैसे तो नहीं आना चाहिए बिकॉज है ही नहीं, मान लो कुछ आपको लिखना हो तो आप इसमें से कुछ 6, 7, 8 कीवर्ड्स पकड़ लेना और उसको लिखकर आप आ सकते हो ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, सिंपल है। तो अल्टीमेटली क्या बोला कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोड्यूसर कंपनी का, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस एज कंपनी। मैंने आपको वही बताया कि पहले ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह के फॉर्मेट में होते थे, है ना, आपस में। अब उनको हम क्या प्रमोट कर रहे हैं कि भाई तुम आपस में आकर एक कंपनी स्ट्रक्चर बना लो टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव बिजनेस इनटू कंपनीज। और फिर एक डेफिनेशन, अगेन ये भी आपको बस रीड ही करनी है, बुक में गिवन नहीं है। प्राइमरी प्रोड्यूस क्या होता है, ठीक है, बेसिकली जो एग्रीकल्चर वगैरह से आता है, सिंपल। अब ये सारे आपको वर्ड्स दे रखे, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लांटेशन, ये रीड कर लेना, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद करना है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, और ये तो आप रीड कर ही लोगे। चलो, सो विद दिस जो अपना पूरा चैप्टर नंबर 2 है वो भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हमने हैंड रिटन नोट्स तो सारे पढ़ ही लिए थे, अब एक बार मैं आपको जल्दी से बुक से भी गो थ्रू करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने इसमें बात की थी कि जो अपने टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये जो है सेक्शन 3 आपको एक दे रखा है, इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो इसमें आपको बताया है पब्लिक कंपनी बन सकती है 7 या मोर से, प्राइवेट बन सकती है 2 या मोर से, 1% बन सकती है बेसिकली। और ये अपन डिटेल में वापस सेम टॉपिक चैप्टर 3 में भी करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको नहीं लिखवाया है वापस से नोट्स में। चलो, ये हमने स्टार्ट कर ही लिया था कंपनीज का क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले अपना क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन कौन सी, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनी। देन लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग था लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, ठीक है, एंड देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। इसके बाद देखो कौन सा है, मेंबरशिप के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी है अपने पास में, और इसके बाद में है अपने पास में पब्लिक कंपनी, एंड देन अपने पास में है 1% कंपनी, ठीक है, सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो हमने आज किया है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, और इसके बाद में एसोसिएट कंपनी, सब कुछ हमने पढ़ लिया। एंड देन सारी अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज अपनी आगे जो हमने सारी पढ़ ली, कौन कौन सी, देखो गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8, पीएफआई और प्रोड्यूसर कंपनीज, ये हमने सारी कंपनीज कवर कर ली, ठीक है।
चलो, सो विद दिस हम कह सकते हैं कि आज अपना जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लेना। कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर बिगिन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।